नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ 10th क्लास एनसीईआरटी के यूनिट 1 रियल नंबर में। और अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की सॉरी तो मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो और औरों को भी हंसाते रहो। मेरा मकसद है खुश रहना जिंदगी में। पैसे तो आते जाते रहेंगे, हाथ का मैल है वो। खुश रहना जिंदगी में। खाने जब बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाए, कपड़ा, मकान और खाना, तो सबसे बड़ी चीज होती है खुशी। ठीक है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहिए, उमंग में रहिए, मौज मस्ती में रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले मेरे पास एक डाउट आया कि सर ऑप्शनल का चाहिए, मैथ ऑप्शनल ऑप्शनल का चाहिए, मतलब बताइए। तो उसने जिक्र नहीं किया कि 10th का ऑप्शनल चाहिए या फिर कंपटीशन का ऑप्शनल चाहिए। तो मैं सब बताता हूँ, दो तरह के ऑप्शनल को मैं बताता हूँ, एक 10th का और एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैं कंपटीशन यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, उसका ऑप्शनल की भी बात करूंगा। चलिए देखिए ऑप्शनल। जिनको जिनको मैथ ऑप्शनल में रखना है उनके लिए है। और मैं ऑप्शनल के लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार करूंगा। जो जो टॉपिक्स मैच होंगे वो इसी इसी क्लास में पढ़ाए जाएंगे। बाद बाकी अलग से उनको उनका प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, ऑप्शनल मैथ क्लास 10th। ठीक है, और एक है ऑप्शनल ये मैथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। मैंने जो जो क्लास अभी चल रही है उसका उसका मैंने बता दिया था सिलेबस, कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, क्या। लेकिन ऑप्शनल में डिफरेंट है। ऑप्शनल जो रखने वाले हैं उनके लिए चैप्टर में भी डिफरेंट है। एक दो चैप्टर मिलेंगे, बाद बाकी सब डिफरेंट है। और बता दूं कि ऑप्शनल में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये पूरा टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए तो यूनिट में बताता हूँ क्या क्या है इसमें। यूनिट यूनिट नंबर 1, अलजेब्रा। अलजेब्रा
बीजगणित यूनिट 2 में है। यूनिट 2 हो जाएगा आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसका हिंदी है सीमा और निरंतरता। सीमा सीमा और निरंतरता। सीमा और निरंतरता। तीसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका हिंदी मैट्रिक्स ही है। इसका हिंदी मैट्रिक्स ही है। चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 7 नंबर ज्यामिति। ठीक है, चलिए। और पांचवा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और सातवां है ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, पांचवा त्रिकोणमिति। छठा है वेक्टर्स। वेक्टर्स इसका हिंदी हो जाएगा सदिश। और सातवां है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसका हिंदी है परिवर्तन। ठीक है।
8वां है स्टैटिक्स। STATI STI STATI स्टैटिक्स सांख्यिकी। सांख्यिकी चलिए, ये टोटल 8 यूनिट्स हैं ऑप्शनल्स में, जो कि मेरा जो रील जो जिसने ऑप्शनल नहीं रखा है उनसे डिफरेंट है। कितने चैप्टर्स मिलते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। आपका मिल जाएगा अलजेब्रा सबसे पहले, जो अपना टॉपिक्स है, जिसका ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल में 2-4 ही टॉपिक्स मैच होते हैं। इसमें दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 2 3। स्टैटिक्स होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। और कुछ मैच होता है 1 2 3 4 वेक्टर से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिमिट, ये 4 बचा ना, ये सब तो है ही नहीं। 4 यूनिट आपका मैच होता है, तो 4 यूनिट इसी में पढ़ाया जाएगा और बाद बाकी 4 आप ऑप्शनल में बाद में पढ़ाएंगे। तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो जाएगा, उसमें से इसी क्लास का डबल करके उसमें रखवा देंगे प्लेलिस्ट टोटल यूनिट्स का, ठीक है। अब नंबर इसमें गिन लेते हैं कैसे कैसे आता है। अलजेब्रा में तो आपको पता ही है अपना 20 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट में 10 नंबर का आएगा। उसके बाद मैट्रिक्स में 12 नंबर है, कोऑर्डिनेट में 10 है, त्रिकोण में 12 है, सदिश में वेक्टर्स में 15 नंबर का है, और ट्रांसफॉर्मेशन में 10 नंबर का है, और स्टैटिक्स अपना 11 नंबर का है, बराबर। चलिए, टोटल हो जाएंगे 100 नंबर, कुछ इस तरह आएंगे। मेजर पार्ट ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शनल बी, जो अपना है। इसमें आपको बता दें कि जैसे ही आपने ऑप्शनल चूज किया यूपीएससी के अंदर, तो ये क्या होता है कि किसी भी विषय में ऑप्शनल यदि आप चूज करते हैं तो इसका मतलब ऑप्शनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, इतना डीप कि कुछ भी पूछे तो आप बता सकें, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है ये। मतलब जितने ग्रेजुएट किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप किए कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि मैथ आपको रखना है तो पहला यूनिट जो आएगा इसमें 10th की पूरी मैथ, ठीक है, फुल
आपको बनाने आपको बनाना आना चाहिए, उससे रिलेटेड सवाल या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फार्मूला। ठीक है, अगर यदि ऑप्शनल रखते हैं, आपका हो जाएगा 11th क्लास की मैथ, फार्मूला, सब नॉलेज। फुर्ती करें। ठीक है, उसके बाद बाहर जो साउंड दे बात करे और बात नहीं हो। 12th क्लास मैथ फुल आना चाहिए। ग्रेजुएशन जी आ रही है, DUT ATI ग्रेजुएशन यूजी। ग्रेजुएशन यूजी मतलब ऑल सेमेस्टर, किसी 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, या फिर अभी 4 साल हो गया है, तो 4 साल आपको 4 साल में या 3 साल में जिस 6 सेमेस्टर में 6 सिलेबस होते हैं, उनमें से एक एक पार्ट, एक एक लेसन, एक मान लीजिए कोई, जैसे मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स का एक अलग बुक आएगा, उसमें सिर्फ मैट्रिक्स 100 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। मतलब समझिए कि मैट्रिक्स इतना डीप में आपको बताया जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तैरते रह जाइएगा मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा ले लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर, स्टैटिक्स, अलजेब्रा, उसके लिए अलग अलग इसमें है। 6 सेमेस्टर मैथ का एकदम ग्रेजुएशन कर लिए तो अपर लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना आपको ऑप्शनल में रखना होगा। और बता दें कि ऑप्शनल में 250 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे आपने मैथ रखा तो मैथ से आपके क्वेश्चन 250 नंबर के आएंगे इस एग्जाम में, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जरूरी सूचना है कि हमारे भारत सरकार द्वारा सिलेबस में कुछ चेंज किए गए हैं। सिलेबस में नहीं, मैथ में। सिलेबस तो वही रहेगा कि यूनिट 1 में नंबर सिस्टम है, यूनिट 2 में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यही सब है। उसमें से कुछ पार्ट को हटाया गया है, तो PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओल्ड और न्यू दोनों डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या क्या हटाया है, क्या नहीं हटाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था। चलिए उस पर ध्यान देते हैं हम लोग।
एक्सरसाइज 1.2 कट आउट। ठीक है, एक नंबर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बन जाना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में भी बन जाना चाहिए सब जो है। 3 नंबर का भी बन जाना चाहिए। 4 भी हो गया होगा। चलिए, पाँच, 6 और 7, ये 3 मेरे अनुसार से आप लोगों का डाउट आया होगा। चलिए बनाते हैं तीनों को, उसके बाद चलते हैं। चलिए डाउट नंबर देखते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश वाला है नहीं, मैं लगा दूंगा उसका साइड में, देख लीजिएगा। तो लिखा है, क्वेश्चन बता रहा है कि 6 पर पावर n, ठीक है, 6 पर पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कंडीशन ये दे रखा है कि ये है, दर्शाइए, जरा प्रूफ कीजिए। ठीक है, जांच कीजिए, चेक आउट करिए कि ये हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक फार्मूला है, अलजेब्रा का है। ठीक है, उसमें आपको अगर यदि किसी भी संख्या 0 को छोड़ के, 0 पर पावर 0 मतलब 0 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या पर पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। 10,000 पर पावर 0 है, इसका मतलब 0, मतलब कि किसी के मुंडी में 0 लगा दो, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, बराबर। चलिए, इसको अलजेब्रा में प्रूफ करके भी दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जांच करिए, तो जांच करके दिखाते हैं। और इसमें बोला गया कि आप नेचुरल नंबर लीजिए। इस जगह पे नेचुरल नंबर आप सभी को याद होगा कि 1 से स्टार्ट होता है। मैंने सिस्टम में बताया था ना कि 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहां n प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ वही लेना है, लेकिन ये हो नहीं सकता है। अब देखते हैं कंडीशन में हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ... लेकिन उतना नहीं लेंगे,
क्योंकि हमको 0 देखना है कि प्रूव है। 3 कंडीशन मैंने लिया है, ठीक है, 3 कंडीशन में दिखाऊंगा। तो 6 पर पावर n where when n is equal to 1 then 6n 6 पर पावर n 1 is equal to 6 when, यहाँ लिख सकते हैं we know that natural number started from from 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या, हम जानते हैं हिंदी वाले, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखेंगे। फिर जब n बराबर 1 तो मेरा आउटपुट क्या है 6। व्हेन जब n बराबर 2 तो आउटपुट क्या आएगा 36। व्हेन n बराबर 6 पर पावर n बराबर 2 देन n बराबर 3 देन 6 पर पावर 3 216। ठीक है, चलिए अब ये तो मेरा आ नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं चलिए नो एनी नंबर एन वेयर जहां कॉमन फैक्टर 0 हो। ठीक है, इसीलिए सो 6 पावर एन इज इक्वल टू नॉट 0। हिंदी वाले के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जहां कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड एन की कोई ऐसी संख्या नहीं है जहां गुणनखंड 0 आता है। इसीलिए 6 पर पावर n इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, लिख सकते हैं जब चलिए ये समाप्त, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भाज्य संख्याएं क्यों है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन में 7 × 11 × 13 +13 and 7 × 6 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है और बोला गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। As we know that जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू नोसेंट प्लस रिमाइंडर। पता है आप सभी को? क्या जानते हैं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने शेषफल प्लस सॉरी ये नहीं होगा, हो जाएगा भागफल प्लस प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। चलिए, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन मेरा ये लिखना है, यहाँ लिख देंगे, इसको अलग से नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इस फॉर्मेट में कब लिखा जाता है, जब किसी को भाग देते हैं, ठीक है, कुछ बचता है तो हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। अगर यदि इस फॉर्मेट में हम लिख दें तो ये, तो यहाँ हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ये इंटू सी प्लस आर, ये लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमको ये मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा कि नहीं, तो ये भाज्य मिल जाएगा हमको, तो हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, 7 × 11 77 77
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 77 इंटू 33 63 91 63 91। क्या आ जाएगा इसमें 1014 ये। और दूसरा ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 नंबर इतना इतना आ गए मेरे। अब आप लोगों को वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, सॉरी। आप लोगों को क्या करना है, इसको फैक्टर करना है और एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिखा देना है। और दिखा देने के बाद, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछला क्वेश्चन मैंने दिखाया था एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इन दोनों का, ठीक है। इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद इसको हम प्रूफ करेंगे कि मैंने सही बनाया है। प्रूफ करेंगे कि ये मैंने सही बनाया है, ठीक है। प्रूफ करने के बाद आप लिखेंगे एक लाइन नीचे में, दिस रीजन, इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिखा गया है कि क्यों है, ठीक है। हम लिखेंगे दिस रीजन from this reason we can say that क्या कह सकते हैं कि सचोगद और 3365 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, या फिर इसको आप गुणनखंड विधि द्वारा भी, गुणनखंड नहीं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी बना सकते हैं इसको। एचसीएफ निकल जाएगा इन सब से, इस छोटे से बड़े को भाग दे सकते हैं। इस जगह पे आप जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रूव करके दिखा देना है कि एलसीएम, जिसने पिछले क्लास जिसे बताया था, ये आप 2 विधि से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ये कि यूक्लिड विधि से, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। दैट इस नंबर इज क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल नंबर
DIVI SIVLE डिविजिबल नंबर। ठीक है, लिखेंगे इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर है। ये मैं 2 विधि से बनाऊंगा, एक जो आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसे लिखना है उस तरह से, और एक कंपटीशन स्टाइल में कि 10-15 सेकंड में बना देना है इसको। ठीक है, चलिए 7 नंबर। ये क्वेश्चन पढ़ के मैं सुना देता हूँ। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ठीक है, ये लगभग ठीक बना है। चलिए, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, बीच में मैदान है। मान लीजिए इस जगह एक लड़की खड़ी है जिसका नाम सोनिया है। ठीक है, वो एक चक्कर लगाती है इसके और उसे एक चक्कर लगाने में, इस रास्ते में एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट का समय लगता है। लिखेंगे सोनिया को 1 सेकेंड सोनिया को, तो यहाँ दिया गया है मेरा समय, तो हम जानते हैं
सोनिया लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है कि सोनिया ठीक है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। वन राउंड ऑफ फील्ड वन राउंड ऑफ फील्ड ऑफ सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। और उसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है, सोनिया की जगह लिखेंगे रवि। एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है। एक रवि नाम का लड़का है, उसको भी एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, तो वो थोड़ा ज्यादा तेज चलता है। एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? 12 मिनट, बराबर 12 मिनट का समय लेता है। अब क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पे t इज इक्वल टू दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही जगह से भी चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब दोनों मिल गए और एक ही साथ चलना स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग करते हैं। और बताइए कि कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद इस जगह पे दोबारा आ जाएंगे वो। मतलब एक चक्कर लगाने में दोनों को कितने मिनट लगेंगे बताइए। अब लड़का लड़की मिल गया, अब साथ में जाएंगे, तो हमको नहीं लगता कि सही समय पर एक राउंड ले पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं।
कि सोनिया का टाइम है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि का टाइम है 12 मिनट। ठीक है, तो एज वी नो दैट हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बटा टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल बटे समय। ठीक है, ये लिखना है। और अब मान लीजिए कि D1 D दूरी है, दूरी माना। ठीक है, लिखेंगे D डिस्टेंस, D इज इक्वल टू डिस्टेंस कंसीडर या लेट। ठीक है, और स्पीड मानेंगे मान लेंगे कि इस पथ की दूरी जो है वो D किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो हम लोगों को मानना पड़ेगा D किलोमीटर है। अब ये लिख लिया, मिटाते हैं हम इसको। D डिस्टेंस है और स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो सोनिया की स्पीड क्या हो जाएगी? सोनिया का स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है D इंटू टाइम है 18 मिनट। इसको हम किलोमीटर में है तो पर आवर के हिसाब से निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से तो निकल जाएगा घंटा में, हो जाएगा तो 18 3D/10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड निकल गई सोनिया की, सोनिया का चाल। ठीक है, सोनिया की चाल और रवि का स्पीड निकालेंगे। स्पीड होगा डिस्टेंस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो D किलोमीटर मैंने जो माना था और समय है 12 मिनट। इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे, 12 इंटू पर 5 60 5 डी बाई 5 रवि का चाल। इस स्पीड से दोनों चलते। अब यहाँ फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला गया है कि एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय में। ठीक है,
अब t इक्वल टू मान लेते हैं t आवर, ठीक है, सब आवर में है इसीलिए आवर लिए। t इक्वल टू टी आवर, दोनों की समय। हम मान लेते हैं कि ये, ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन माना रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर आने का समय T है, ठीक है। पुनः आने का समय T है। इसको लिखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले कि वी कंसीडर दैट सोनिया एंड रवि कम अगेन इनिशियल प्लेस देन टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है। मिटाते हैं इसको। और टी समय टी मान लिया हमने, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बटा टाइम, एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर समय, चाल गुने समय, चाल बटे समय होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? टाइम निकालना है रवि और सोनिया एक समय से एक साथ ही है, तो टाइम तो हो जाएगा इसमें स्पीड बटा डिस्टेंस। तो स्पीड हम लोग निकाल के रखे थे दोनों, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। साथ में मिल गए ना लड़का लड़की दोनों, तो उसको भी जोड़ देंगे उसकी स्पीड। रवि का स्पीड था b/5, पीछे देख सकते हैं, प्लस और सोनिया की स्पीड थी 3d/10, ठीक है। और डिस्टेंस मेरा कितना है? d किलोमीटर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, रफ में यही करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम इधर जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, ये 5 से जाएगा,
2 1 कितना आ जाएगा 10। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2d प्लस 3d बटे d इज इक्वल टू 5d बटे 10 बटे d। अब इसको 5d बटे 10 इंटू d/1, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जैसे इसको हम गुना में लाएंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। क्या कर रहे हो यार, गलती कर रहे हो। d/1 है 1/d, सॉरी 1/d, नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको हम जब गुना में ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है। चलिए d और d खत्म, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 आवर्स। इसका मतलब क्या है, अब इसको हम मिनट में बदलेंगे। ठीक है, मिनट में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा। 60 से गुना करेंगे इज इक्वल टू कितना आया 30 मिनट। आंसर। ठीक है, ठीक है आंसर। चलिए ये हो गया मेरा। लड़का लड़की मिल गए तो कुछ गड़बड़ है। 30 मिनट लगा दिए इन लोगों ने, 12 और 18 ही लग रहा था। 30 मिनट लग गई। अरे बाबा, सु गड़बड़ छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम कंपटीशन वाला स्टाइल में बना के दिखाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, एक मैदान है, दो, एक लड़का है एक लड़की है, और इन दोनों ने ऐसे ऐसे चलना प्रारंभ किया। इसने लिया इसका 18 मिनट और इसने लिया 12 मिनट। ठीक है, 18 और 12 मिनट। डिस्टेंस हम मान लेंगे d मीटर, क्योंकि मिनट में है, इसको मान लेंगे d मीटर। और हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे सॉरी स्पीड बटे डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो दोनों का निकालेंगे हम एक ही समय पे। t इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा 18 + 12 बटे डिस्टेंस d। नहीं, और एक इसी में हम निकालेंगे। सबसे पहले एक एक करके स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इन लोगों का क्या हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा। स्पीड इन लोगों का हो जाएगा 18 स्पीड इज इक्वल टू टाइम इंटू डिस्टेंस। टाइम हो जाएगा 12 मिनट टू डी। ठीक है, इसमें भी निकालेंगे डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, इसमें स्पीड निकालेंगे। स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस इंटू टाइम 12। इसका मतलब इस तरह लिख सकते हैं 12d डिवाइडेड बाय डी। एक 12 एक 18 है, सॉरी 12 और 18 कितना हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, d/d बराबर 30 मिनट। आंसर ऑप्शन नंबर जो है टिक मार दीजिए, सही है आंसर। अरे मार्कर भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बराबर कितने सेकंड में बना है कि नहीं। चलिए इस तरह से स्पीड में भी बनाना है, कंपटीशन वालों के लिए है। चलिए
और इसी के साथ एक और डाउट जो परिमेय में आता होगा, आप लोगों को थोड़ा हिंट कर देते हैं, उनको आप बना लीजिएगा, ठीक है। 1.3 इसमें एक है 6 + √5, मान लीजिए कोई दिया है क्वेश्चन, इसी में शायद डाउट होगा। जब हम लेट करेंगे तो P/Q लिखेंगे, तो यहाँ 6 + √5 लिखेंगे उसी फॉर्मेट में। तो क्या करना है, P/Q -6 करके √5 = कर देना, और इन दोनों को मान लेंगे क्या, C, 5C जो है। जब वहाँ लेट करेंगे तब यहाँ C मान लेंगे, ठीक है। तो 5 हो जाएगा PQ, P इज डिविजिबल बाय 5, वही 3 कंडीशन आएगा, बस यही है, आगे बन जाएगा ये सब। और नया पैटर्न में अपडेट कर दूंगा PDF में। इसी के साथ जय श्री राम।